So today we are going to start the next topic, that is education for commerce. अब यहाँ पर आप देखिए कि एजुकेशन को ट्रेड से जोड़ दिया, कॉमर्स से जोड़ दिया, इकोनॉमी से जोड़ दिया। तो चलिए कैसे देखते हैं। 1854 में जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे ना ईस्ट इंडिया कंपनी के, जो लंदन में बैठते थे, उन्होंने एक एजुकेशनल डिस्पैच भेजा इंडिया के गवर्नर जनरल को, जिनको बाद में वाइसराय बना दिया गया था, है ना। अब गवर्नर जनरल जो इंडिया में थे, उनको एक डिस्पैच भेजा, एजुकेशनल डिस्पैच। अब ये एजुकेशनल डिस्पैच क्या है, मतलब यहाँ पर किस तरीके की एजुकेशन दी जाए, ठीक है, किस तरीके की पॉलिसी लगाई जाए एजुकेशन के रिगार्डिंग। अब ये डिस्पैच किसने इशू किया था, ये किया था चार्ल्स वुड ने, तो इसलिए वुड्स डिस्पैच के नाम से भी ये जाना जाता है। तो इसको आप वुड्स डिस्पैच के नाम से याद करेंगे, और साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए इस डिस्पैच में था क्या, ठीक है। देखिए, इसमें कहा गया कि जो ऑलरेडी इंडिया के अंदर एजुकेशनल पॉलिसी है उसे आउटलाइन करो, उसे बाहर निकालो। एंड इन्होंने एम्फेसाइज किया प्रैक्टिकल बेनिफिट ऑफ सिस्टम ऑफ यूरोपियन लर्निंग। इसका मतलब क्या है, इन्होंने ये कहा इस डिस्पैच में कि इस चीज़ के प्रैक्टिकल बेनिफिट देखिए कि यहाँ के लोगों को जब आप यूरोपियन लर्निंग ऑफ सिस्टम से इंट्रोड्यूस कराएंगे, मतलब जब आप इनको इंग्लिश सिखाएंगे, तो इससे क्या होगा, इनको बेनिफिट होगा। तो इसमें यही था डिस्पैच में कि प्रैक्टिकल यूज़ देखो, हम अब अगर यूरोपियन लर्निंग इन लोगों को इंस्टिल करते हैं, इन लोगों को इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो इनको कितना बेनिफिट होगा। और इस डिस्पैच में ओरिएंटल नॉलेज को किया गया अपोज, इसके खिलाफ थे ये लोग। इनमें से जो हमने बात की कि प्रैक्टिकल यूज़ या प्रैक्टिकल बेनिफिट देखो, तो उसमें से एक प्रैक्टिकल बेनिफिट क्या था, वो था इकोनॉमिक, पैसा, ट्रेड, कॉमर्स, ठीक है। तो देखिए, इन्होंने कहा जो यूरोपियन लर्निंग है, इससे क्या होगा, अगर हम इन इंडियंस को यूरोपियन लर्निंग से इंट्रोड्यूस कराएंगे तो ये फ़ायदे समझेंगे किस चीज़ के, एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड एक्सपेंशन ऑफ कॉमर्स। मतलब इंडियंस को अब हमारी कंपनी जैसे ग्रो हो रही है ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इसके इनको फ़ायदे नज़र आएंगे। तो ऑल एंड ऑल ये क्या चाहते थे, हम लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते थे अपनी लैंग्वेज से, अपने तौर तरीके से, है ना। एंड सेकंड प्रैक्टिकल यूज़ ये कहा कि यहाँ पर रहने वाले लोगों को रिसोर्सेज की डेवलपमेंट का या फिर इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा होगा। प्लस इन्होंने कहा कि जब हम इनको यूरोपियन लर्निंग सिखाएंगे या यूरोपियन लर्निंग से इस सिस्टम से इंट्रोड्यूस कराएंगे, तो उनको यूरोपियन वेज ऑफ लाइफ पता चलेगी, ठीक है। और यूरोपियन वेज ऑफ लाइफ जैसे ही उनको पता चलेगी, तो इन लोगों के टेस्ट चेंज हो जाएंगे, डिज़ायर चेंज हो जाएंगे। और कैसे हो जाएंगे फिर इनके टेस्ट, यूरोपियन लोगों की तरह ही इनके टेस्ट हो जाएंगे। तो इससे किसका फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा तो उन्हीं का होगा ना, क्योंकि उनको तो पैसा चाहिए था कि जब यहाँ के लोगों के टेस्ट चेंज हो जाएंगे, डिज़ायर चेंज हो जाएंगे, तो जो ब्रिटिश में बनने वाला सामान है उसकी डिमांड कहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी, इंडिया में। तो ट्रेडर्स को, गवर्नमेंट को कितना पैसा मिलता फिर, है ना। और जो यहाँ पर इम्पोर्ट हो रही थी चीज़ें, ब्रिटिश गुड्स, लाइक जो वहाँ का सामान यहाँ आ रहा था, तो इंडियंस उसमें क्या करेंगे, उसको अप्रिशिएट करने लगेंगे, उन चीज़ों को खरीदने लगेंगे। जो चीज़ें कहाँ पर प्रोड्यूस होती हैं, यूरोप से जो बनकर आती हैं। तो इससे फ़ायदा था इन लोगों का। तो इन्होंने एक तो ये प्रैक्टिकल यूज़ देखा कि फ़ायदा देखिए यूरोप का कितना है जब आप यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज को एजुकेशनल सिस्टम में डालेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करते हैं। वुड्स डिस्पैच में ये लिखा था कि यूरोपियन लर्निंग से इंडियंस का मोरल कैरेक्टर इम्प्रूव होगा। यहाँ पर मोरल कैरेक्टर का मतलब है कि हम लोग ईमानदार और सच्चे नहीं हैं, ऐसा इनका मानना था। और इन्होंने कहा कि ये लोग ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट बनेंगे, और फिर हम इन लोगों में से सिविल सर्वेंट्स ढूंढ सकते हैं, और फिर हम उन सिविल सर्वेंट पर ट्रस्ट भी कर सकते हैं, या ये कह लो कि हम उनको अपने एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में लगा सकते हैं। इन्होंने ये कहा कि जो ईस्टर्न साइड का लिटरेचर है, मतलब जो हमारे लिटरेचर है, दैट इज़ फुल ऑफ ग्रेव एरर्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये कहते हैं कि हम लोगों का जो लिटरेचर है ना, वो सेंस ऑफ ड्यूटी नहीं सिखाता है, ना ही वो कमिटमेंट टू वर्क सिखाता है कि अपने काम के प्रति कैसे कमिटमेंट एंड ईमानदारी दिखाई जाए। और ये साथ साथ कहते हैं इस डिस्पैच में कि ना ही
यहाँ पर जो हमारी ईस्टर्न लर्निंग है वो लोगों के अंदर स्किल्स को डेवलप करती है जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए काम आए। और जब ये डिस्पैच इशू किया गया तो 1854 में इस डिस्पैच को फॉलो करते हुए कुछ सेवरल मेजर्स इंट्रोड्यूस किए गए ब्रिटिशर्स के थ्रू। अब एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट लाइक जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने कुछ एक्सटेंडेड स्टेप लिए टू कंट्रोल ओवर द मैटर रिगार्डिंग एजुकेशन को कंट्रोल करने के रिगार्डिंग। और स्टेप्स में ये कहा गया कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन जो है हायर एजुकेशन के लिए वो सेटअप की जाए यहाँ पर। तो 1857 में जहाँ पर सिपोइज जो थे वो रिवोल्ट कर रहे थे मेरठ एंड दिल्ली में, तो वहीं साइड बाय साइड जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको स्टैब्लिश किया जा रहा था कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे में। और ये सेटअप इसलिए किए गए ताकि यहाँ के सिस्टम में एजुकेशन सिस्टम में स्कूल के एजुकेशन सिस्टम में चेंज लाया जा सके। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करते हैं। अब जो ये आइडिया था प्रैक्टिकल एजुकेशन का, ये स्ट्रॉन्गली किसने क्रिटिसाइज किया? क्रिश्चियन मिशनरीज ने 19th सेंचुरी में इंडिया में। और इस मिशनरीज का ये कहना था कि एजुकेशन को मोरल कैरेक्टर को डेवलप करना चाहिए और मोरालिटी सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियन एजुकेशन से ही डेवलप हो सकती है। मतलब सभी लोग अपनी अपनी एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दे रहे थे। 1813 तक हम ये देखते हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये मिशनरीज एक्टिविटीज़ के बिल्कुल खिलाफ है। क्यों? क्योंकि इनको ये डर था कि कहीं ये मिशनरी एक्टिविटीज़ लोकल पॉपुलेशन को भड़का ना दें और लोग यहाँ पर प्रोवोक हो जाएंगे, और प्रोवोक हो जाएंगे तो ब्रिटिश की प्रेजेंस को एक संदेह की नज़र से या फिर सस्पेक्ट की नज़र से देखेंगे। तो जो ये क्रिश्चियन मिशनरीज है ना, ये लोग एक इंस्टीट्यूशन ओपन नहीं कर पा रहे थे उन टेरिटरीज पर जहाँ पर ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था। तो इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के आसपास वाले एरिया में एक मिशन सेटअप किया। कहाँ पर? सेरामपुर में। और फिर इन्होंने बाद में क्या किया, एक प्रिंटिंग प्रेस निकाली 1800 में और एक कॉलेज को स्टैब्लिश किया 1818 में। लेकिन 19th सेंचुरी तक आते आते हम ये देखते हैं कि ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे मिशनरी स्कूल ओपन हो गए हैं। और ये लोग पता है क्या करते थे, ये लोग धर्म परिवर्तन करते थे, मुस्लिम्स का, इंडियंस लाइक हिंदूज का। 1857 के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ना चाहते हुए भी उनको मिशनरीज एजुकेशन का साथ देना पड़ा। और क्योंकि इनको ये फीलिंग थी कि कहीं ना कहीं जो लोकल कस्टम, लोकल प्रैक्टिसेस, लोकल बिलीफ एंड रिलीजन पर अगर हम अटैक करेंगे तो यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो प्रोवोक हो जाएंगे। लोकल स्कूल्स कैसे थे ब्रिटिशर्स से पहले, यहाँ पर कैसी एजुकेशन थी, उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बारे में हम पढ़ेंगे एक रिपोर्ट के थ्रू। वो रिपोर्ट किसने तैयार की? विलियम एडम ने। और क्यों तैयार की वो भी देख लेते हैं ज़रा। देखिए 1830 में जो विलियम एडम है ये एक स्कॉटिश मिशनरी थे और इनको ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि बंगाल एंड बिहार में एक टूर करके आओ। ठीक है, एक बार जाकर रिपोर्ट तैयार करो। तो कंपनी ने कहा कि रिपोर्ट तैयार करनी है किस चीज़ के ऊपर, कि जो वर्नेकुलर स्कूल है ना उनके अंदर एजुकेशन में कितनी प्रोग्रेस है। अब वर्नेकुलर स्कूल का मतलब है कि जो लोकल स्कूल्स हैं, ठीक है, जिन्हें लोकल भाषा में एजुकेशन दी जाती है। तो वहाँ की रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा कि वहाँ पर ये देखो कि एजुकेशन की क्या प्रोग्रेस है। तो जो एडम है उन्होंने जब रिपोर्ट प्रोड्यूस की, रिपोर्ट तैयार की तो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। तो देखिए क्या था उस रिपोर्ट में। एडम ने पाया कि 1 लाख से ज़्यादा पाठशाला हैं बंगाल एंड बिहार में। तो यहाँ पे एक वर्ड याद रखना, पाठशाला। मैंने पाठशाला कहा, स्कूल नहीं कहा। तो स्कूल और पाठशालाज में बहुत फ़र्क है, अभी आपको पता चलेगा इस रिपोर्ट के थ्रू। तो बंगाल एंड बिहार में 1 लाख पाठशालाज हैं और हर पाठशाला में 20-20 बच्चे हैं। तो कुल मिलाकर ओवर 20 लाख बच्चे हो गए, ठीक है, पाठशालाज में। और फिर इस रिपोर्ट में ये निकल कर आया जो ये पाठशालाज थी, जो ये इंस्टीट्यूशंस थे, ये किसने सेटअप किए थे? वेल्दी पीपल ने, या फिर जो लोकल कम्युनिटी में लोग रहते हैं उन्होंने, या फिर कोई गुरु या टीचर ही स्टार्ट कर दिया करता था। अब यहाँ पर जो एजुकेशन थी पाठशाला में वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल थी। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है कि अकॉर्डिंग टू द नीड ये चेंज होती रहती थी।
तो जैसा हम आज के टाइम पर स्कूल्स में देखते हैं वैसा उस टाइम पर बिल्कुल नहीं था। उस टाइम पर पाठशाला में कोई फिक्स्ड फ़ी नहीं होती थी, कोई प्रिंटेड बुक्स नहीं थी, कोई सेपरेट स्कूल बिल्डिंग नहीं थी, मतलब सब एक साथ बैठकर पढ़ते थे। कोई बेंचेस नहीं थे, चेयर्स नहीं थे, ब्लैक बोर्ड नहीं था, ना ही कोई सिस्टम था सेपरेट क्लास का। मतलब अगर थर्ड और फिफ्थ क्लास के बच्चे पढ़ाने हैं तो थर्ड और फिफ्थ क्लास के बच्चे साथ में बिठाकर ही उनको पढ़ाया जाता था। कोई सेपरेट क्लास नहीं होती थी, ना ही कोई रोल कॉल रजिस्टर होता था। अब रोल कॉल रजिस्टर क्या होता है, जिसे हम अटेंडेंस रजिस्टर कहते हैं। ना ही कोई एनुअल एग्जामिनेशन होता, ना ही कोई रेगुलर टाइम टेबल था पाठशालाज में। और कुछ जगह पर ये पाठशालाज बनियन ट्री के नीचे होती थी और कुछ जगह पर विलेज के एक कॉर्नर में या शॉप में या टेंपल में हुआ करती थी, या फिर जो टीचर है उसके घर पर ये पाठशालाज हुआ करती थी। जो फी का स्ट्रक्चर है वो डिपेंडेंट था पेरेंट्स की इनकम पर। जो रिच पीपल हैं वो ज़्यादा पे किया करते थे मोर देन पुअर। और जो टीचिंग होती थी वो ओरल हुआ करती थी और गुरु ही डिसाइड करते थे कि आज क्या पढ़ाना और कि स्टूडेंट की क्या क्या नीड है। तो जो स्टूडेंट्स होते थे इनकी सेपरेट क्लासेस तो होती नहीं थी, साथ में बिठाया जाता था, है ना, एक जगह पर। और गुरु जो है वो सेपरेटली इंटरेक्ट किया करते थे हर एक ग्रुप के लोगों से अलग अलग, और उसी हिसाब से वो लर्निंग इम्पार्ट किया करते थे डिफरेंट लेवल पे। एडम ने ये भी डिस्कवर किया कि जो फ्लेक्सिबल सिस्टम है ना ये लोकल नीड्स के अकॉर्डिंग हुआ करता था। जैसे कि क्लासेस हार्वेस्ट के टाइम पर नहीं हुआ करती थी। जैसे कि हार्वेस्ट का टाइम कौन सा होता है, जब गरीब लोगों को अपने पेरेंट्स के साथ क्रॉप की हार्वेस्टिंग में उनका हाथ बटाना पड़ता है, फसल वगैरह में उनका हाथ बटाना पड़ता है। तो इस वजह से उस टाइम पर क्लासेस ही नहीं हुआ करती थी। तो ये जो सिस्टम था बहुत फ्लेक्सिबल था कि रूरल जो चिल्ड्रन है ना इनको अपने पेरेंट्स के साथ फील्ड में काम कराना पड़ता था। तो उस टाइम पीरियड पर कोई भी पाठशाला नहीं हुआ करती थी। और जैसे ही हार्वेस्टिंग पीरियड ऑफ होता था, हार्वेस्टिंग पीरियड के बाद, हार्वेस्टिंग सीजन के बाद दोबारा से पाठशाला शुरू कर दी जाती थी। और ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि जो पीजेंट्स फैमिली के बच्चे हैं वो भी स्टडी कर पाएँ। तो उस टाइम पर जो ये एजुकेशन सिस्टम था ये फ्लेक्सिबल इसलिए था कि हर एक की नीड्स को ध्यान में रखा जाता था। नेक्स्ट पेज पे एक बार इसको कंटिन्यू करते हैं। न्यू रूटीन्स एंड न्यू रूल्स। अभी हम पढ़ेंगे कि एजुकेशन में किस तरीके का रूटीन, कंसिस्टेंसी रखी गई और किस तरीके के रूल्स रखे गए। अगर हम मिड 19th सेंचुरी की बात करें तो जो कंपनी है ये उस टाइम तक तो सिर्फ यूनिवर्सिटी में इंटरफेयर कर रही थी, हायर एजुकेशन तक इंटरफेयर कर रही थी और पाठशालास में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर रही थी। लेकिन 1854 के बाद कंपनी ने डिसाइड किया कि जो वर्नाकुलर एजुकेशन है या जो वर्नाकुलर स्कूल हैं उनकी एजुकेशन को इम्प्रूव किया जाए, वहाँ पर प्रोग्रेस की जाए। तो इन्होंने कुछ सिस्टम इम्पोज करने स्टार्ट कर दिए, रूल्स, रूटीन्स, ये सब इन्होंने यहाँ पर स्टार्ट कर दिए और रेगुलर इंस्पेक्शंस इन्होंने स्टार्ट कर दिया वहाँ पर। अब ये कैसे किया, कौन करता था, ये सब आगे देखते हैं। इन्होंने क्या किया कि कुछ गवर्नमेंट पंडित अपॉइंट किए और इन हर एक गवर्नमेंट पंडित के अंडर में 4 से 5 स्कूल इन्होंने रखे और इन पंडित को कहा कि आपके अंडर जितने भी स्कूल हमने दिए हैं उनमें आप विजिट करेंगे, मतलब पाठशालाज में जाएंगे और वहाँ की एजुकेशन को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो हर गुरु को ये कहा गया कि आपको पीरियोडिक रिपोर्ट सबमिट करानी है और रेगुलर टाइम टेबल के हिसाब से क्लासेस लेनी हैं। और स्टूडेंट्स को कहा गया रेगुलर फीस देने के लिए, रेगुलर स्कूल को क्लास को अटेंड करने के लिए, और उनके लिए सीट्स वगैरह भी फिक्स कर दी। और ये भी कहा गया कि जो रूल्स है ना डिसिप्लिन के वो फॉलो करने पड़ेंगे। और अगर फीस की हम बात करें तो फीस स्ट्रक्चर अब सबके लिए फिक्स हो चुका था। जिन पाठशालाओं ने इन नए रूल्स को एक्सेप्ट किया गवर्नमेंट ने उन्हें दी हेल्प, और जिन्होंने इनके साथ काम नहीं करना चाहा गवर्नमेंट ने उनको कोई सपोर्ट नहीं दिया। और साथ ही साथ जो गुरुज, जो टीचर्स अपने घर में बच्चों को पढ़ाते थे वो भी इन गवर्नमेंट सिस्टम के साथ एक तरफ से compete नहीं कर पाए और उन्होंने भी इस चीज़ को ड्रॉप कर दिया। अब जो नए रूल्स और रेगुलेशंस होते थे उससे क्या प्रॉब्लम आई पीजेंट्स के बच्चों को, उसके बारे में बात करते हैं। जो पुअर पीजेंट की फैमिली है उनको अपना घर चलाने के लिए माता पिता को अपने बच्चों की हेल्प लेनी पड़ती थी हार्वेस्टिंग के टाइम पर। तो उस टाइम पर पाठशालाज जो हैं वो बंद हो जाया करती थी और इस वजह से जो पीजेंट्स है ना वो जब
स्कूल जाया करते थे जब पाठशाला ओपन हुआ करती थी, जब हार्वेस्ट सीजन ऑफ हो जाता था। लेकिन जब ये नया रूल आया तो उससे क्या हुआ, एक डिसिप्लिन हुआ कि जो रेगुलर अटेंडेंस होगी, रेगुलर बच्चे को आना होगा। तो ये हार्वेस्ट के टाइम पर भी स्कूल ओपन रहता था, तो पीजेंट्स के बच्चे, पुअर फैमिलीज के बच्चे स्कूल में नहीं जा पाते थे, ठीक है, क्योंकि जो टाइम टेबल था वो बहुत रिजिड था, बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं था। तो जब नया रूल आया तो उसके बाद ये माना गया जो स्कूल नहीं आ रहा है दैट मीन्स कि वो पढ़ने में इंटरेस्टेड है ही नहीं। अब आगे बात करते हैं द एजेंडा फॉर अ नेशनल एजुकेशन। जैसे ब्रिटिशर्स एजुकेशन देना चाहते थे यहाँ इंडिया में, वैसे ही अदर थिंकर्स भी थे। बहुत सारे डिफरेंट पार्ट में ऐसे थिंकर देखे गए जो कि एजुकेशन को फैलाना चाहते थे। तो कुछ थिंकर ऐसे थे जो यूरोप के डेवलपमेंट से बहुत इम्प्रेस हुए और उन्होंने डिमांड की कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज खोले जाएं और एजुकेशन पर पैसा स्पेंड किया जाए ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस आए, लोगों के अंदर डेवलपमेंट आए, स्किल्स डेवलप हो, मोरल एजुकेशन लोगों को मिले, ठीक है। अब इसी को आगे पेज पे कंटिन्यू करते हैं। वेस्टर्न एजुकेशन के अपोजिशन में कौन आए, महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर, इनके बारे में पढ़ते हैं। इंग्लिश एजुकेशन हैज़ एनस्लेव्ड अस, ये किसने कहा था, ये कहा था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने कहा जो कॉलोनियल एजुकेशन है, जो कौन इम्पार्ट कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स, किनको, इंडियंस को। इन्होंने कहा कि ये कहीं ना कहीं इंडियंस के अंदर एक सेंस ऑफ इन्फीरियोरिटी डाल रहे हैं इंडियंस के माइंड में। ऐसा क्यों कहा इन्होंने, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो इंग्लिश लैंग्वेज पर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे रादर देन जो हमारी अपनी लैंग्वेज थी संस्कृत। तो महात्मा गांधी का कहना था कि ये यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि हम लोगों की लैंग्वेज जो है वो इन्फीरियर है और उनकी लैंग्वेज सुपीरियर है। इसलिए जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है उसको इंडियंस सुपीरियर समझेंगे और अपनी प्राइड को वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जो उनका खुद का कल्चर है जिसमें उनको प्राइड होना चाहिए। और इन्होंने ये कहा कि जो ये एजुकेशन इम्पार्ट कर रहे हैं यूरोपियन, ये एक तरफ से पॉइजन है एजुकेशन के नाम पर। और इन्होंने कहा कि ये सिंफुल है, ये पाप है, क्योंकि ये इंडियंस को एनस्लेव कर रहा है, क्योंकि अब इंडियंस वेस्टर्न कल्चर को अप्रिशिएट करेंगे और जब वेस्टर्न कल्चर को अप्रिशिएट करेंगे तो वो अपने कल्चर को भूल जाएंगे। तो जो महात्मा गांधी हैं वो चाहते थे कि यहाँ पर ऐसी एजुकेशन हो जिससे डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट आए लोगों में, ना कि जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं वो ब्रिटिशर्स को स्लेव करें। तो यहाँ पर ये चाहते थे कि ऐसी एजुकेशन हो अपने खुद के कल्चर में जिससे लोगों के अंदर डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट आए। तो इन्होंने जब नेशनल मूवमेंट स्टार्ट किए तो यहाँ पर इन्होंने बच्चों को अर्ज किया कि इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को छोड़ दो और ब्रिटिशर्स को दिखाओ कि हम अब आप लोगों की गुलामी नहीं करेंगे। तो महात्मा गांधी को ये चीज़ें स्ट्रांगली फील होती थी कि जो इंडियन लैंग्वेज है ना, यही टीचिंग का माध्यम होनी चाहिए, अपनी ही लैंग्वेज से यहाँ पर टीच करना चाहिए, यहाँ पर एजुकेशन देनी चाहिए, क्योंकि जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये यहाँ पर रहने वाले लोगों को अपने कल्चर से, अपने प्राइड से, ग्लोरियस पास्ट से दूर कर रही है। तो इन्होंने ये भी कहा महात्मा गांधी ने कि इंग्लिश के बाद, इंग्लिश एजुकेशन के बाद आप लोग अपने ही लैंड पर, अपने ही भूमि पर स्ट्रेंजर हो जाएंगे, क्योंकि आप फॉरेन लैंग्वेज बोलेंगे और अपना लोकल कल्चर भूल जाएंगे। और महात्मा गांधी ने ये भी कहा कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है ये सिर्फ रीडिंग एंड राइटिंग पर फोकस करती है, ना कि ओरल नॉलेज पर। और महात्मा गांधी ने ये भी कहा कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है ये सिर्फ और सिर्फ किताबों को या टेक्स्ट बुक को वैल्यू करती है रादर देन लिव्ड एक्सपीरियंस। मतलब ये प्रैक्टिकल नॉलेज, लिव्ड एक्सपीरियंस से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो महात्मा गांधी ने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ रटने वाली चीज़ें हैं, ये सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है, वहीं को उसी को वैल्यू देती है, ठीक है। और इन्होंने ये भी कहा कि जो एजुकेशन है वो ऐसी होनी चाहिए जो पर्सन के माइंड एंड सोल को डेवलप कर पाए। और इन्होंने ये भी कहा लिटरेसी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप लिख पा रहे हो और आप पढ़ पा रहे हो, ये कोई एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन वो होती है जो अपने हाथ से काम करना पड़े और क्राफ्ट सीखना पड़े, या मतलब ये ऑल एंड ऑल ये कहना चाहते थे जो एजुकेशन वो होती है जो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दे, आपके एक्सपीरियंस से आपको रिलेट करे, आप जो डेली बेसिस पर चीज़ें देखते हैं उनसे आप उनको एक्सपीरियंस कर पाएँ। और ऐसी एजुकेशन आपके माइंड को डेवलप करेगी एंड आपकी कैपेसिटी को समझेंगे। तो इसी को नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करते हैं।
ये आप एक बार खुद पढ़ लेना, इससे एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, तो आप एक बार अगर चाहते हो तो रीड कर सकते हो। देखिए बहुत सारे नेशनलिस्ट सेंटीमेंट स्प्रेड हुए और बहुत सारे थिंकर्स भी आए। सभी थिंकर्स ने एजुकेशन सिस्टम के बारे में सोचना स्टार्ट किया। सभी के व्यूज़ जो थे वो भी डिफरेंट थे। कुछ तो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे थे, कुछ ब्रिटिशर्स के अपोजिशन में थे। जैसे अपोजिशन में तो हमने किसका एग्जाम्पल पढ़ा, महात्मा गांधी का। चलिए अब हम पढ़ते हैं टैगोर के बारे में। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश किया 1901 में। इन्होंने ये इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किया था 1901 में। और रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं जब ये बच्चे थे तो ये स्कूल जाना पसंद नहीं किया करते थे। रीज़न ये था इनको स्कूल बहुत सफोकेटिंग एंड ऑप्रेसिव लगा करता था। ये खुद से एक्सप्लोर नहीं कर पाया करते थे और इनको स्कूल लगता था प्रिजन की तरह। और इन्होंने ये कहा कि जो इनके क्लासमेट्स थे या क्लास में जो अदर बच्चे होते थे वो टीचर को ध्यान से सुनते थे, लेकिन टैगोर का माइंड यहाँ वहाँ घूमता रहता था। तो जो टैगोर का खुद का एक्सपीरियंस रहा ना स्कूल में, उसके हिसाब से इन्होंने कुछ आइडियाज़ निकाले कि कैसे बच्चों को वो एजुकेशन देंगे बड़े होकर। तो इन्होंने ऐसा स्कूल खोलना चाहा जहाँ पर बच्चे स्कूल आएँ तो वहाँ पर स्कूल में प्रिजन की तरह फील ना करें, स्कूल में खुश होकर आएँ और जब वो पढ़ने आए तो उनको फ्री महसूस हो, उनको क्रिएटिविटी करने दी जाए और वो खुद से एक्सप्लोर कर पाए अपने थॉट्स के अकॉर्डिंग, अपने डिज़ायर के अकॉर्डिंग। उन पर कुछ थोपा ना जाए, कुछ भी उनको सप्रेस ना किया जाए। अब इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो टैगोर को लगा जो ब्रिटिशर्स ने सेटअप किए हैं रूल्स, उसमें कहीं ना कहीं रिजिड एंड रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हैं जो बच्चों के लिए सही नहीं हैं। और ये कहते हैं कि जो टीचर्स हैं उनको इमेजिनेटिव होना चाहिए, बच्चों को समझना चाहिए और साथ ही साथ बच्चों के अंदर एक क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा या जानने की इच्छा उन बच्चों के अंदर डेवलप करनी चाहिए। और जो टैगोर हैं वो कहते हैं कि जो एग्जिस्टिंग स्कूल है ना, ये बच्चे की नेचुरल जो डिज़ायर्स हैं, मतलब जो बच्चा सीखना चाहता है, जो बच्चा क्रिएटिव हो सकता है, उसको वो किल कर रहे हैं, उनको समझ नहीं रहे, उनके सेंस को, उनकी क्रिएटिविटी को, उनके डिज़ायर को नहीं समझ रहे हैं। और ये कहते हैं कि जो क्रिएटिव लर्निंग है ये कैसे एनकरेज हो सकती है, ये नेचुरल एनवायरनमेंट में एनकरेज हो सकती है, ना कि एक स्कूल में चार दीवारी में बंद होके। तो इन्होंने एक सेटअप किया। जो स्कूल कहाँ पर था, 100 किलोमीटर अवे फ्रॉम कैलकाटा से 100 किलोमीटर दूर था, एक रूरल सेटिंग पर था। और इन्होंने इसे देखा और इसको देखकर कहा कि ये प्लेस जो है ये है अबोर्ड ऑफ पीस, मतलब शांति निकेतन, जहाँ पर सब हार्मनी के साथ रहेंगे। किसके साथ, नेचर के साथ, नेचर के साथ सीखेंगे चीज़ों को। और चिल्ड्रन यहाँ नेचर के साथ रहेंगे तो अपनी क्रिएटिविटी को और आगे बढ़ा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं टैगोर एंड महात्मा गांधी के जो व्यूज़ रहे हैं वो सिमिलर हैं, बस डिफरेंस ये रहा है कि जो गांधी जी हैं वो क्रिटिसाइज़ करते हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन को और ये कहते हैं कि जो मशीन्स हैं, टेक्नोलॉजी हैं, इनका यूज़ ना करो क्योंकि आप लोगों की प्राइड है जब आप खुद से हाथ से काम करोगे। तो गांधी जी ऐसा कहते थे। तो इन्होंने वेस्टर्न सिविलाइजेशन, इनकी मशीन्स, इनकी टेक्नोलॉजी को क्रिटिसाइज़ किया। लेकिन टैगोर कहते हैं कि हम कंबाइन कर सकते हैं कुछ वेस्टर्न सिविलाइजेशन से चीज़ें लेकर अपने इंडियन ट्रेडिशन में मिंगल अप करके, हम यहाँ के लोगों को मिंगल अप करके, मिक्स करके दोनों सिविलाइजेशन को हम यहाँ पर अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं। तो ये प्रॉपर क्रिटिसाइज नहीं करते, बट ये भी नहीं कहते हैं कि उन्हीं को ही फॉलो करो। ये कहते हैं कि जो वहाँ से बेस्ट लिया जा सके ना वो बेस्ट लो और इंडियन ट्रेडिशन के अंदर वो चीज़ें लेके आ जाओ। और